हाय बच्चा बारी, दिस इज योर टीचर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक, जहाँ पे हम क्लास 9th और क्लास 10th के फंडे पढ़ते हैं। आज हमारी एसएसटी की बारी है क्योंकि हमारा एसएसटी का बोर्ड एग्जाम इज राइट अराउंड द कॉर्नर और हम जो है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन से चल रहे हैं परेशान। मेरे मेल्स, मेरे मैसेजेस, सब जगह बच्चों ने बोला हुआ है मैम जल्दी से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाल दो, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन डाल दो। तो आज मैं पूरी एसएसटी के कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कराने वाली हूँ, चाहे वो हिस्ट्री के हों, सिविक्स के हों, ज्योग्राफी के हों, इको के हों। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना है, एक एक फोटो को तुम्हें देखना है, जल्दी से जल्दी मैं खत्म कराने की कोशिश करूंगी। और मैं दो चीजों पर आज काम करने वाली हूँ। एक, तुम्हें मैं बताऊंगी कि कैसे हर किसी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो सीक्रेट ट्रिक्स के साथ। साथ में मैं तुम्हें आज बताने वाली हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे पिक्चर बेस्ड होके। ठीक है, सो आज दोनों चीजों पे काम होने वाला है। तो अगर इस वीडियो के लिए तुम वेट कर रहे थे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद द फर्स्ट फोटो। बच्चा यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर का मैंने टेबल उठाया बिकॉज ये भी कार्टून बेस्ड फोटोज में ही आता है। आप चाहो तो इसे टेबल बेस्ड एमसीक्यू भी बोल सकते हो। पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। ये वाला जो आपका टेबल है ये बताता है कि यहाँ पे ना हम 3 स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। बच्चा 3 स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टेट है हमारी महाराष्ट्र, एक स्टेट है हमारी केरला, एक स्टेट है हमारी यहाँ पे बिहार। हम इन्हें 3 बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। एक हेल्थ के बेसिस पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने पैरामीटर लिया है। दूसरा हम कर रहे हैं लिटरेसी रेट के बेसिस पे। तीसरा हम कर रहे हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की बेसिस पे। तो इस पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ इसमें से कौन सी स्टेट है जो हेल्थ के मामले में सबसे अच्छा कर रही है। तो हेल्थ के मामले में वही स्टेट अच्छा करेगी बच्चा जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा सबसे ज्यादा कम। तो यहाँ पे आपको आंसर आपका दिख जाएगा कि केरला सबसे अच्छा कर रहा है। या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी स्टेट है जहाँ की सरकार जो है एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो एजुकेशन पे भी काम वही होगा जहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज्यादा होगा। जहाँ बच्चे स्कूल में ज्यादा दाखिला लेके स्कूल में ज्यादा अटेंडेंस लगा रहे हैं वहीं का तो एजुकेशन अच्छा होगा। तो वहां पे भी आंसर आ जाएगा केरला। तो इस तरीके का टेबल देख के आपसे हेल्थ पे, लिटरेसी पे, मतलब कि स्टेट्स के पब्लिक फैसिलिटीज के सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल है बच्चा क्रूड ऑयल रिजर्व का। ये भी मैंने डेवलपमेंट चैप्टर से लिया है। यहाँ पे बताया कि जो कच्चा तेल होता है, जो रॉ फॉर्म में ऑयल रिजर्व निकलता है, चाहे वो मिडल ईस्ट से निकले, यूएसए से निकले या पूरी दुनिया की बात करो, तो वो 2013 में हमारे पास कितनी क्वांटिटी में था और उस क्वांटिटी के हिसाब से कितने साल वो चलने वाला है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे मिडल ईस्ट का देखते हो बच्चा, तो मिडल ईस्ट में 2013 में समवेयर अराउंड 808.5 मिलियन बैरल्स तेल पड़ा हुआ था मिडल ईस्ट में। यूएसए में और कम था 44, पूरे वर्ल्ड में 1687 था। राइट, अब इसके हिसाब से हमने यहाँ पे नंबर देखा है कि मिडिल ईस्ट का ये जो तेल है 78 ईयर्स चलता, यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो तेल है 12 साल चलता और वर्ल्ड का ये तेल 50 सालों में खत्म होने वाला है। राइट, अब इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लो ये जो डेटा दिया है, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखाई गई है वो दिखाई गई है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। ऑयल जो होता है बच्चा वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करोगे तो एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगी क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चा? इसका सोल्यूशन होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल सा फंडा। राइट, अगर मैं यहां पे पूछूं कि विच आउट ऑफ द 2 नेशंस गिवन अबव विल गेट ऑयल फॉर मोर ईयर्स, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों नेशंस जो ऊपर दिए हुए टेबल में इसमें से किसके पास तेल ज्यादा सालों तक रहेगा, तो सिंपल आपको दिख रहा है 78 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल ईस्ट का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लिखा है 12 ईयर। तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टेबल पे आ सकते हैं। देन अब हमारा क्वेश्चन है बच्चा बैंकिंग वाले चैप्टर से, मनी एंड क्रेडिट से। मनी एंड क्रेडिट में ये इमेज दी हुई है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बताओ कि ये इमेज क्या दर्शा रही है, या फिर आ सकता है कि बताओ बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है, ये इमेज क्या दर्शा रही है का आंसर तो होगा कि ये इमेज एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है। बैंक एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं डिपॉजिटर के बीच में और बोरोवर के बीच में। एक्चुअली होता क्या है, डिपॉजिटर्स यानी कि जो लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं उनको उनके पैसे पे हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे आपने 100 रुपए जमा कराए तो बैंक अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो 1 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में 106 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो बच्चा, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, जब आप बोरोवर बन के जाते हो तो बैंक जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो ज्यादा देता है। तो अगर आपने 100 रुपए जमा कराए तो मे बी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 106। ठीक है, मतलब 6%। लेकिन अगर आपने पैसे उधार लिए तो डेफिनेटली 6% से ऊपर मिलेगा, 10%, 12% मिलेगा। तो आपको जो पैसे लौटाने होंगे बैंक को ज्यादा लौटाने होंगे। और यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है, डिपॉजिटर के और बोरोवर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है, यही होती है बैंक की असली कमाई। यहीं से बैंक के सारे कर्मचारियों को मिलती है उनकी सैलरी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक फंक्शन कैसे करता है, तो भी यही आंसर लिखेगा। बैंक पैसे कैसे कमाता है, तो भी यही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी एंड क्रेडिट का, जहां पे चार्ट दिया हुआ है बच्चा। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये दर्शाया हुआ है कि जो गरीब हाउस होल्ड होते हैं मेरे बच्चों, वो लोग जो है ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ये जो ब्लू वाला है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। क्यों लेते हैं गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन? क्योंकि उनके पास कोलेटरल की कमी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे गरीब लोग ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों डिपेंडेंट है। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस चार्ट से आपको क्या पता चलता है कि गरीब लोगों की कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है ड्यू टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग बेचारे कोलेटरल की कमी से इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वो एक कर्जे के भंवर में फंस जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में एक तो उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दूसरा होता है क्या है कि वो पुराना वाला उधार तो चुका नहीं पाते, उस उधार के लिए उन्हें नया उधार लेना पड़ता है। तो वो एक कर्जे के भंवर में, उधार के भंवर में फंस जाते हैं, जिसे आप बोलते हो डेट ट्रैप। पुराने उधार के लिए नया उधार, नए उधार के लिए और एक और नया उधार। दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन कैन आस्क। या फिर पूछा जा सकता है कि रिच होल्ड ज्यादातर अपना जो पैसा है, ज्यादातर अपना जो क्रेडिट है, लोन है, वो फॉर्मल सेक्टर से क्यों उठाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई, रिच लोग हैं, इनके पास कोलेटरल की कमी नहीं है, एसेट की कमी नहीं है, तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन क्यों देंगे? ये अपने आप कहां से ले लेंगे? फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो चार्ट दिए हुए हैं बच्चा, दो चार्ट दिए हुए हैं। पहले वाले चार्ट में आपको दिखाया हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में क्या शेयर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो पहले ठीक ठाक हुआ करता था, लेकिन अभी प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो घट गया है। टर्शरी सेक्टर का शेयर पहले भी जीडीपी में ज्यादा था, अभी भी जीडीपी में ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप देखते हो कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो पहले भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इंप्लॉयड थे, आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इंप्लॉयड है। लेकिन लोग तो ज्यादा इंप्लॉयड है बच्चा प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी शेयर तो घटता जा रहा है। तो इन दोनों टेबल को डाल के आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी शेयर घटता ही जा रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये बताना है कि प्राइमरी सेक्टर में दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। प्राइमरी सेक्टर में लोग जबरदस्ती इंप्लॉयड है, इसे बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। देन वहां पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, जो लैंडलेस लेबरर होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, उन्हें जो है कुछ सीजन काम मिलता है और कुछ सीजन काम नहीं मिलता है ना। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। या फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि टर्शरी सेक्टर में कम लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी जो टर्शरी सेक्टर है वो ज्यादा आपको जीडीपी में शेयर क्यों दे रहा है? तो इसका आंसर होगा कि टर्शरी सेक्टर में होती है बच्चा हाई पेइंग जॉब्स। हाई पेइंग जॉब्स होती हैं तो लोग ज्यादा जीडीपी कमाते हैं ना। हाई पेइंग जॉब्स, ज्यादा पैसा मिलेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, राइट। दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम ऑन टर्शरी सेक्टर फ्रॉम दिस टेबल। नेक्स्ट बच्चा, सो अभी तक की हमें इमेजेस देख के, अभी तक के टेबल हमें देख के क्या समझ आया कि तीन चीजों पे सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपको फोटो दी होगी, कार्टून दिया होगा और पूछा होगा कि इसका टाइटल बता दो, शीर्षक बता दो। या फिर पूछा होगा कि ये बता दो कि इस पिक्चर में या टेबल में क्या प्रॉब्लम डिस्कस हुई है ना। या फिर डेटा में से क्वेश्चन आएगा। टेबल वाले में तो डेटा में से क्वेश्चन आ जाता है, एवरेज इनकम पे भी आ सकता है टेबल, बाय द वे कर लेना खुद से। या फिर आपसे पूछा होगा कि बता दो इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम डिस्कस की है, या फिर पूछा होगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो। तो तीन मेजर पॉइंट्स पे आपको पिक्चर्स को जज करना है। पहला, उसका शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा। डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों सेम ही चीज है। दूसरा, उसमें क्या प्रॉब्लम डिस्कस की है। तीसरा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अभी इसी पैरामीटर पे मैं आपको सारी इमेजेस कराने वाली हूं। स्टार्ट कर रही हूं मैं हिस्ट्री से बच्चा। हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट कर रही हूं। यहां पे तुम्हें दिख रहा है पहली इमेज, जो फेडरिक सोरियो की पहली इमेज है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, वो मैं यहां पे दर्शा रही हूं। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर भगवान जी बने हुए हैं, आसमान है, नीचे धरती है और बीच में लोग जो हैं एक चेन बना के जा रहे हैं। तो आसमान में तुम्हें क्या दिख रहा है, हेवन में दिख रहा है तुम्हें गॉड भी हैं, एंजल भी हैं, मतलब कि उन्हें अच्छा लग रहा है जमीन पे जो भी हो रहा है वो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। जमीन पे तुम्हें दिख रहा है, अर्थ पे तुम्हें दिख रहा है सिंबल्स ऑफ मोनार्की। राजा के सिंबल क्या होते हैं, राजा का क्राउन होता है। राजा और प्रजा में क्या डिफरेंस है, राजा क्राउन पहनता है, राजा के हाथ में छड़ी होती है, राइट। तो वो सारे सिंबल्स तुम्हें यहाँ गिरे हुए पड़े हुए मिल रहे हैं। साथ में तुम्हें दिख रही है बच्चा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक फ्रीडम का प्रतीक है। पेंटिंग किसने बनाई थी, फेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी। जब ये पेंटिंग बनाई थी तभी पेरिस का रिवोल्ट हुआ था। पेरिस का रिवोल्ट हुआ था ना 1848, पेरिसियन रिवोल्ट। तो क्या हुआ था, पेरिस नया नया ताजा आजाद हुआ था। इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जस्ट सामने जो लोग दिख रहे हैं उनके कॉस्ट्यूम और उनके झंडे से पता चल रहा है कि वो नए नए आजाद हुए हैं, क्योंकि वो तुरंत अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचे हैं। बाकी स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो 1848 तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए थे, उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे दिखाया गया। बाकी जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, लोम्बार्डी हो गया, इन सारे के लोगों को थोड़ा सा पीछे दिखाया गया है। मतलब कि फेडरिक सोरियो इस उटोपियन विजन के साथ ये दर्शाना चाहते हैं कि एक जमाना ऐसा जरूर आएगा बच्चा दुनिया में जब सारी की सारी दुनिया नेशन स्टेट्स में तब्दील हो चुकी होगी। और ये नेशंस को पता कैसे लगा रहे हैं हम, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स और उनके झंडे देख के। और इस इमेज का नाम क्या था बच्चा,
ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। चिंता मत करो, अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फोटो है, जर्मनी में ये फोटो बनाई गई थी बच्चा। एक्चुअली था क्या, नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। नेपोलियन एम्बिशियस आदमी था, नेपोलियन को ये नहीं था कि भाई बस फ्रांस में कब्जा करेंगे, नेपोलियन का ये था कि पूरी दुनिया में भी तो कब्जा कर सकते हैं, एटलीस्ट पूरे यूरोप में तो कर ही सकते हैं। तो वो जगह जगह अपनी फ्रांस की आर्मी लेके जाता था, और जब भी वो आर्मी लेके जाता था लोग बड़े खुश हो जाते थे। इनिशियली लोग बहुत खुश हो जाते थे कि अरे वाह नेपोलियन आ गया है, अब हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा इनकी छुट्टी, सदियों से हम इन्हें झेल रहे हैं, ये लोग जाएंगे भाड़ में, अब जो है हमारे यहाँ नेपोलियन का राज होगा, और नेपोलियन का राज तो थोड़ा तो अच्छा ही होगा। तो लोग बहुत खुश हो जाते थे। तो लोग फ्रेंच आर्मी को और नेपोलियन को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह देखते थे बच्चा। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की मतलब फ्लैग बियरर ऑफ लिबर्टी, की ये लोग आ गए हैं, अब हमारे यहाँ आजादी जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखाया कि जर्मनी में जब ताजा ताजा नया नया नेपोलियन गया था तो उसे हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह देखा जाता था। नेक्स्ट फोटो भी नेपोलियन की है, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन को इतना ज़्यादा खुश नहीं दिखाया है। यहाँ पे नेपोलियन को दिखाया पोस्टमैन की तरह, पोस्ट मास्टर की तरह, ऐसा पोस्ट मास्टर जिसका थैला खुला हुआ है और थैले में से बहुत सारे कागज़ गिरे जा रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है बच्चा, ये दर्शाना चाहती है कि नेपोलियन ने जितनी भी एरियाज़ को अपने कब्जे में किया था, फ्रांस में रूल करते करते उसने जितनी टेरिटरीज अपने कब्जे में की थी, वो सारी टेरिटरीज वो बैटल ऑफ लीप्जिग में थोड़ा थोड़ा हार के आया था। तो वही दिखाया कि नेपोलियन बैटल ऑफ लीप्जिग से वापस आ रहा है, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, और उसके थैले में से उसकी जो टेरिटरीज हैं वो निकलती जा रही हैं। हियर द नेपोलियन इज शोन एज पोस्ट मास्टर, द कुरियर ऑफ राइनलैंड, क्योंकि जर्मनी में जाके हारा था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये जो फोटो है ये कंजर्वेटिज्म को दर्शाती है बच्चा। यूरोप में नेपोलियन को हराने के बाद बाप रे बाप, यानी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड प्रशिया, BARP, बार्प ने अपना सारा का सारा कंट्रोल स्थापित कर लिया था यूरोप पे। और उन्होंने क्या किया था कि सारी फ्रीडम तो छीन ली थी लोगों से, फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली थी, लोगों पे सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब लोग जो बोलना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी पिटाई लगती थी या जेल में डाल दिया जाता था या मरवा दिया जाता था। तो यहीं पे उसको दर्शाते हुए, लैक ऑफ फ्रीडम को दर्शाते हुए 1820, देखो नेपोलियन को हराया 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, 1815 में ही ट्रीटी ऑफ वेना साइन की गई। यहाँ पे 5 साल बाद की फोटो बनाई हुई है जब कंजर्वेटिव बिल्कुल चरम सीमा पे था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो 1820 के अंदर यहाँ क्लब ऑफ थिंकर्स नाम का टाइटल है इस पेंटिंग का। यहाँ पे लोग दिखाए हैं बैठे हुए, जो बड़े बड़े लोग हैं, कोट वोट पहन के आए हैं, कुछ बातें डिस्कस करने आए हैं, लेकिन वो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कंजर्वेटिव लोगों के राज में कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। तो दिस पेंटिंग शोज लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। आया ना समझ? इजी पेंटिंग से यार। अब यहाँ पे क्या दिखाया? यहाँ पे दिखाया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता है ग्रीस की वॉर जो है 1821 में शुरू हुई थी। 1832 में जाके कहीं ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह माना था। वो भी किस ट्रीटी के साथ माना था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना? ये तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह माना गया था। लेकिन वो जो लड़ाई लड़ी थी ना ग्रीस ने 1821 से 1832, उसमें ग्रीक लोगों की बहुत मौत हुई थी, बहुत सारे ग्रीक लोगों को मारा गया था। ऐसी ही एक लड़ाई थी। अब ये कोई एक लंबी लड़ाई नहीं थी कि 1821 से 1832 तक लगातार लड़ रहे हैं। बार बार ट्राई किया था ग्रीक लोगों ने लड़ाई करने का, और बार बार वो हार जाते थे ऑटोमन एम्पायर से। तो अगर यहाँ पेंटिंग में ध्यान से देखोगे तो पीछे आपको घोड़े पे इंसान दिख रहा है जिसके ऊपर पगड़ी बंधी हुई है। यहाँ पे भी एक तलवार होल्ड किया हुआ एक इंसान दिख रहा है जिसके सर पे पगड़ी बंधी हुई है। तो ये जो पगड़ी वाले इंसान है ये शो कर रहे हैं बच्चा टर्किश लोग जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे, और इनके हाथों में तलवार है। और जो नीचे बैठे हुए हैं बिल्कुल डरे सहमे, थके हुए, जिनके कपड़े भी बॉडी से उतरे हुए हैं, ये लोग हैं ग्रीक लोगों को दर्शाया हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है फ्रांस के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी, डेला क्रॉइक्स नाम का आर्टिस्ट था। उसने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है मैसाकेर एट चियोस। मैसाकेर एट चियोस में 20,000 ग्रीक लोगों को मारा गया था टर्किश लोगों द्वारा, क्योंकि वो आज़ादी मांग रहे थे। तो ये पेंटिंग दर्शाती है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की व्यथा, एक तरीके से सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग। एक सेकेंड में देख लूँ ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, पता नहीं चलता भाई। एक बार पहले भी रिकॉर्ड की थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। हाँ, होती रही। वेरी नाइस। हाँ जी, तो यहाँ पे पेरिसियन रिवोल्ट दिखाया हुआ है। 1848 में पेरिस में रिवोल्ट हुआ था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिवोल्ट जो पिक्चर में दिखाया है वो हुआ क्यों था? तो आपको पता होना चाहिए 2 कारण थे। एक तो था हंगर और एक था साथ में अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों चीज़ें बहुत बड़ी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर। इसीलिए पेरिस के लोग जो है बहुत गुस्से थे। वो राजा के वहाँ पे जा रहे थे, राजा के जहाँ पे किंगडम होता है, जहाँ पे महल होता है, वहाँ जा रहे थे। राजा साहब को डर लगा क्योंकि लुई द 16 को 1789 में
1789 के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मार डाला था। तो राजा पहले ही भाग गया कि भाई मेरे कजिन को भी मार डाला था, ये पेरिस के लोग तो मुझे भी मार डालेंगे, तो राजा एब्डिकेट हो गया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था ये भी पूछ सकते हैं कि इस इमेज के जस्ट बाद पेरिस में क्या हुआ था। तो इस इमेज के जस्ट बाद पेरिस में हुआ था कि नेशनल असेंबली ने पेरिस को रिपब्लिक घोषित कर दिया था और नेशनल असेंबली ने अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर को सॉल्व करने की कोशिश की थी। चलिए नेक्स्ट फोटो है बच्चा रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की। रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल किया गया था जर्मन आदमियों द्वारा। जर्मन आदमी जो थे, जो लिबरल आदमी थे, रेवोल्यूशन ऑफ द जर्मन लिख दिया मैंने गलती से, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में उन्होंने क्या किया था कि उनके पास कोई पार्लियामेंट तो था नहीं, तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी जो जर्मनी में पड़ती है, आज जर्मनी में पड़ती है, फ्रैंकफर्ट में एक बड़ा सा चर्च है सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च में जाके उन्होंने क्या किया, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां बिठाए जो उन्होंने खुद ही इलेक्ट कर लिए थे, औरतों को तो वोटिंग का हक नहीं दिया था, और वहां पे जर्मेनिया को पहली बार दर्शाया गया था। तो ये जो एलेगोरी है जर्मनी की जो एलेगोरी है जर्मेनिया, वो पहली बार देखने को मिली थी आपको सेंट पॉल चर्च में 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीजें इस इमेज से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, ये जो फोटो है ये क्या दर्शा रही है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी यूनिफिकेशन इसमें शो हुई है या ये फोटो कहाँ की है। तो ये फोटो है बच्चा हॉल ऑफ मिरर्स की। हॉल ऑफ मिरर पड़ता था पैलेस ऑफ वर्साइलेस में, जब बिस्मार्क जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का अच्छा खासा आर्किटेक्ट था और प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, जब उसने अपने राजा साहब के लिए 7 साल तक लड़ाई लड़के फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को हरा के फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को हरा के 7 ईयर वॉर्स में जब जर्मनी को यूनिफाई कर दिया था, तो उसने अपने राजा साहब को बोला था लीजिए जी गद्दी पे बैठिए। और ये जो सेरेमनी है, राज्याभिषेक सेरेमनी हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्साइलेस में 1871 में। सो दिस इमेज शोज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और यू कैन से प्रोक्लेमेशन सेरेमनी ऑफ किंग विलियम I। कूल। नेक्स्ट, अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे ऑटो वॉन बिस्मार्क को। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क एक ऐसा आदमी था जो चाहता था वो करके दिखाता था। आप यहाँ देखोगे पीछे लोग जो है थर थर कांप रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिस्मार्क था वो बहुत ही ज्यादा एक कड़क शासक था, तो लोग उसे डरा करते थे। तो यहाँ पे उसे जर्मन रीस्टैग का मतलब होता है जर्मन संसद, यानी कि जर्मन पार्लियामेंट में ऑटो वॉन बिस्मार्क को एक डिक्टेटर की तरह दिखाया, बिकॉज ही वॉज दैट स्ट्रिक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसमें बिस्मार्क दिखाया। नेक्स्ट यहाँ पे हम जर्मेनिया की 2-3 फोटोज देखते हैं बच्चा। जब जर्मेनिया को 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के दौरान सेंट पॉल चर्च में लटकाया गया था, तो जर्मेनिया में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही थी बच्चा। जर्मेनिया के हाथ में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल का झंडा था, जर्मेनिया काफी खुश दिख रही थी, हाथ में तलवार वगैरह थी, ये सब कुछ था। ठीक है, लेकिन बाद में क्योंकि 1848 का रेवोल्यूशन जो है फेल हो गया था, 1848 का रेवोल्यूशन हैड फेल्ड, तो इसीलिए यहाँ पे जर्मेनिया दिखाई है। दैट्स वाई वी हैव शोन जर्मेनिया लाइक दिस हियर। यहाँ पे जर्मेनिया जो है गिरी पड़ी है, जर्मेनिया थक गई है, हार गई है। किसके आगे हार गई है? राजा के आगे। कैसे पता चल रहा है कि राजा के आगे हार गई है? क्योंकि यहाँ पे राजा का क्राउन पड़ा है, राजा की छड़ी पड़ी है, और यहाँ पे देखो मौत को रिप्रेजेंट करते हुए, डेथ को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़े से स्कल पड़े हैं। तो यहाँ पे बनाई है जर्मेनिया, जो कि फॉलन जर्मेनिया है। जूलियस हुबनर नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी 1850 ने, राइट आफ्टर 1848 के रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। 2 साल बाद ये पेंटिंग बना दी थी, और यहाँ पे जर्मेनिया को काफी दुखी दिखाया है, बिकॉज रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल फेल हो गया था। नेक्स्ट, यहाँ जो फोटो 1860 में फिर से जर्मेनिया को काफ़ी खुश दिखाया है, फिर से जर्मेनिया को जो है काफ़ी होपफुल दिखाया है। यहाँ पे पीछे जो है राइन नदी दिख रही है, एक बड़ी फेमस नदी है आपकी यहाँ की जर्मनी की, वो राइन नदी पीछे दिखाई हुई है। और जर्मेनिया जो है वो राइनलैंड को, यानी कि राइन नदी और राइन नदी के आसपास का जो इलाका है उसे प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही है, बिल्कुल रेडी टू फाइट दिख रही है। इस इमेज में जर्मेनिया जो है बिल्कुल एकदम अपने प्राइम प्रोटेक्शन मोड में दिख रही है। और ये जो इमेज है ये बनाई थी बच्चा एक आर्टिस्ट ने, जिसका नाम था लॉरेंज क्लेजन। ये बनी थी 1860 में, थोड़े साल बाद। चलिए नेक्स्ट आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो इमेज दिखती है लास्ट में, वो इमेज पेपर में बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुकी है। यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर दिखाया बच्चा, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की आयरनी दिखाई है, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा है, ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया पे राज चला करता था। यहाँ पे लिखा है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, और फेडरेशन का मतलब एकजुट होने का
एक संगठन बेसिकली। जब कंट्रीज में अलग अलग स्टेट साथ आके रहती हैं, जैसे इंडिया में अलग अलग 28 स्टेट साथ में रहती है, तो हम क्या है, एक फेडरेशन है, राइट। यहाँ पे यूके को फेडरेशन बोला हुआ है। लेकिन ये आयरनी क्यों है बच्चा, क्योंकि यूके, ब्रिटेन किसी को भी फ्रीडम नहीं देता था। अगर वो आज़ादी देता तो इंडिया पे कब्जा क्यों जमाता, अगर वो आज़ादी देता तो अफ्रीकन कंट्रीज पे कब्जा क्यों जमाता, राइट। तो यहाँ पे आयरनी दिखाई हुई है, ब्रिटिश एम्पायर एक दो ग्लोब पे बैठा हुआ है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया का राजा बने बैठा हुआ है, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज, जिन जिन कंट्रीज पे ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा किया हुआ था, यहाँ पे एशियन कंट्रीज हैं, इंडियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सबकी जो कपड़े और सबकी जो ड्रेसेस हैं उसके हिसाब से वो कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उनका राजा दिखाया हुआ है ब्रिटेन को। यहाँ तक भी ठीक है। आयरनी ये है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फ्रीडम, जो कि बिल्कुल ही गलत था, राइट। सो द वर्ल्ड डोमिनेशन बाय द ब्रिटेन इज शोन हेयर। ब्रिटेन की नेशनल प्राइड इसमें शो की है, बट इट इज वेरी वेरी आयरॉनिक। ब्रिटानिया को दिखाया हुआ है बच्चा, जैसे जर्मेनिया जर्मनी की वो थी एलेगोरी, वैसे ही ब्रिटानिया जो है ब्रिटेन की एलेगोरी थी, ठीक है। तो ब्रिटेन नेशन का ब्रिटेनिया को यहाँ पे क्या बनाया है, प्रतीक बनाया हुआ है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, वेयर वॉज दिस इमेज हंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो इमेज है सबसे पहले कहाँ हैंग की गई थी, मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के दौरान 1848 में सेंट पॉल चर्च में हैंग की गई थी। सेंट पॉल्स चर्च जो कि पड़ता है आपका जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया की इमेजेस कर लेते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे पहले हमें ये इमेज देखने को मिलती है। इस इमेज में बहुत ही दुखद सी चीज़ दिखाई है। आपको पता है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड यानी कि मैसेकेयर के बाद प्रोटेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा नाराज थे, वो पुलिस से बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहे थे, पुलिस को उन्हें तंग करने का मौका मिल गया था। पुलिस क्या करती थी, उन्हें ज़मीन पर रगड़ के चलने को बोलती थी। तो यहाँ पर उसी तरीके के इमेज दिखाई हुई है कि कैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद पुलिस सत्याग्रहियों को या प्रोटेस्टर को क्रॉल करने के लिए बोल रहे हैं, और ये किसके ऑर्डर पे हो रहा था सारा काम, जनरल डायर के ऑर्डर पे हो रहा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है बच्चा, वो तब की दिखाई गई है जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे। तो वो घूम घूम के देश से सपोर्ट मांग रहे थे, एंड दैट सपोर्ट इज शोन हियर, ठीक है। वो शौकत अली के साथ घूम के पूरे देश से सपोर्ट मांग रहे थे। देन यहाँ पे क्या इमेज दिखाई है, यहाँ पे बच्चा चौरी चौरा दिखाया हुआ है। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और चौरी चौरा इंसिडेंट वायलेंट हो गया था 1922 में। तभी गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। नेक्स्ट इमेज देखो, यहाँ पे इतनी सारी लाशें दिखाई हुई हैं, सो मेनी डेड पीपल बिकॉज चौरी चौरा वॉज वेरी वेरी वायलेंट। नेक्स्ट, 2 पेंटिंग्स दिखाई हुई हैं यहाँ पे, 2 इमेजेस दिखाई हुई हैं। पहली इमेज में आप कांग्रेस के लीडर्स देख रहे हो बच्चा। महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सारे कांग्रेस के लीडर हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो तो राष्ट्र के पिता थे, है ना। बाकी इसमें जवाहरलाल नेहरू दिखाए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिखाए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी दिखाए हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं और बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और ये मीटिंग हो रही है 1931 में। यहाँ दूसरी साइड 1935 की फोटो है, यहाँ पे भी नेहरू जी दिखाए हैं, गांधी जी दिखाए हैं, साथ में मौलाना आजाद साहब भी दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फोटो है, ये फोटो पेपर में बिल्कुल आ सकती है। दैट व्हाट इज दिस पिक्चर रिप्रेजेंटिंग, दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग बच्चा सॉल्ट मार्च। पिक्चर को दिखा के पूछा जा सकता है कि ये सॉल्ट मार्च कौन सी तारीख को ये पिक्चर जो है कॉमेमोरेट हुई थी, कौन सी तारीख को सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था। तो सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था बच्चा 6 अप्रैल 1930 को। तो वो तारीख भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी जगह पे ये पिक्चर ली गई थी, तो पॉसिबली दांडी के आसपास ली गई होगी, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो आई कांट बी वेरी वेरी श्योर। बट दिस इमेज रिप्रेजेंट्स सॉल्ट मार्च जो गांधी जी ने निकाला था साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। 240 माइल्स चल के गए थे। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे एक इमेज क्या शो कर रही है बच्चा, यहाँ पे इमेज शो कर रही है प्रोटेस्ट। क्या शो कर रही है, प्रोटेस्ट एंड पुलिस के क्लैशेस। देखो ना, ये पुलिस डंडा लेके घूम रही है। प्रोटेस्ट एंड पुलिस क्लैशेस किन के साथ हो रहे थे क्लैशेस, ऑब्वियसली सत्याग्रही के साथ हो रहे थे, जितने सत्याग्रही थे। आफ्टर या ड्यूरिंग कौन सी मूवमेंट दिखाई हुई है, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिखाई हुई है। राइट आफ्टर इस पिक्चर के जस्ट बाद गांधी जी ने क्या किया था, इस पिक्चर के जस्ट बाद गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट पे साइन किया था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फोटो, यहाँ पे कौन इंसान दिखाए हुए हैं, कौन से फ्रीडम फाइटर दिखाए हुए हैं बच्चा, यहाँ पे दिखाए हुए हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। तो पता होना चाहिए कौन से लोग, कौन से इंसान है ये, बाल गंगाधर तिलक जी की फोटो है। नेक्स्ट,
यहाँ पे किसे शो किया हुआ है, भारत माता को शो किया हुआ है। ये इमेज किसने बनाई थी बच्चा, पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये पेंटिंग इमेज नहीं है, इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। जो पहली पेंटिंग है वो बनाई थी आपकी भारत माता की अबिंद्रनाथ टैगोर ने। अबिंद्र की स्पेलिंग 2 बार लिख के देख लेना, क्योंकि मैं भी गलत कर देती हूँ, तुम भी पेपर में गलत आए तो आधा नंबर कट जाएगा। इन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग 1905 में, 1905 में, ठीक है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की स्टाइल की पेंटिंग बनाई है। इसमें जो भारत माता है बहुत ही साध्वी रूप में दिख रही है, एस्थेटिक दिख रही है। हाथ में उनकी माला, जपने वाली माला है, साथ में वेद है उनके हाथ में, तो वो बहुत ही पायस लग रही हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाह सकती, किसी का बुरा कर नहीं सकती। नेक्स्ट इमेज बच्चा, नेक्स्ट इमेज में एक और भारत माता की फोटो है, जहां पे भारत माता काफी स्ट्रेंथ में दिख रही है। भारत माता के हाथ में त्रिशूल भी है, त्रिशूल पे भारत का झंडा भी है, पीछे भारत की बहुत खूबसूरत इमेज भी दिखाई है। साथ में भारत माता के बहुत अच्छे अच्छे सिंबल्स दिखाए हैं। हाथी जो है स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, एलिफेंट और शेर जो है वो भी एक पावर और अथॉरिटी का सिंबल होता है। तो इस पिक्चर में भारत माता को बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्रेव यानी कि स्ट्रेंथ भारत माता की शो की गई है, ठीक है, यही याद कर लो। देन यहाँ पे 2 झंडे दिखाए हुए हैं बच्चा। पहला वाला जो झंडा है इसमें आपको, इसे बोलते हैं स्वदेशी फ्लैग। दूसरा वाला जो झंडा है मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं स्वराज फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग को बंगाल मूवमेंट में बहुत यूज किया गया था, बंगाली स्वदेशी मूवमेंट में, और स्वराज फ्लैग को गांधी जी ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी फ्लैग में तुम्हें 8 लोटसेस दिख रहे हैं। ये 8 लोटसेस रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पे देश की जो 8 प्रोविंशियल स्टेट्स थी, 8 प्रोविंशियल स्टेट्स थी हमारे इंडिया में, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नीचे लाल वाले एरिया में देखोगे तो तुम्हें एक चंदा मामा दिख रहे हैं जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को, और एक सूरज अंकल दिख रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके हिंदुइज्म को। तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच की यूनिटी भी शो की हुई है इसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड जो गांधी जी वाला तिरंगा है, जिसमें लाल, सफेद और आपको हरा रंग दिख रहा है, उसमें बीच में चरखा बना हुआ है, क्योंकि इससे गांधी जी चाह रहे थे कि हम स्वराज बने, हम अपना कपड़ा खुद बनाएं, अपना खादी खुद बनाएं और खादी ही पहने, बाहर का कपड़ा यूज करना बंद कर दें, ठीक है जी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है इस इमेज पे। द क्वेश्चन इज कि ये जो 8 लोटसेस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको लिखना है दे रिप्रेजेंट 8 प्रोविंशियल स्टेट्स। बच्चा इन सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझसे कमेंट्स में ढूंढना, कमेंट्स में पूछना मत भूलना। साथ में ये जो फ्री पीडीएफ है एनोटेशंस के साथ, जो भी मैं लिख रही हूँ उसके साथ ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुभम पाठक चैनल पे क्लास 11th और 12th में भी मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बाद भूलना नहीं अपने टीचर को। चलो नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ही कम फोटोज है हमारे पास, क्योंकि ये चैप्टर आधे से ज्यादा तो काट ही दिया है, पर हम कर लेते हैं फोटो। पहली फोटो में हमें दिखाया गया है वेनिस, वेनिस नाम का जो सिटी है वहां से मर्चेंट्स आए हुए हैं, और वो जो है ओरिएंट एक्सचेंज, वेनिस और ओरिएंट लोग, ओरिएंटल लोग होते हैं ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग, यानी कि एशियन कंट्री के लोग। वेस्ट को माना जाता है, यूरोप और अमेरिका को वेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट के लोगों के बीच में ग्लोबलाइजेशन दिखाया हुआ है 15th सेंचुरी के अराउंड। तो ये फोटो में दिख रहा है। नाउ सेकंड फोटो में दिख रहा है सिल्क रूट, सिल्क रूट डिपिक्ट किया हुआ है, 8th सेंचुरी का सिल्क रूट डिपिक्ट किया हुआ है। सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा था, क्योंकि चाइनीज सिल्क इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता था और बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट इमेज, ये इमेज पेपर में आ सकती है बच्चा। ये इमेज रिप्रेजेंट करती है आयरिश फेमीन। आयरिश फेमीन, आयरिश फेमीन किसकी वजह से हुआ था, पटेटो में बीमारी लगने की वजह से हुआ था। पटेटो ब्लाइट नाम की बीमारी लग गई थी आलूओं में, और वहाँ के सारे लोग जो है आलू पे इतना डिपेंडेंट थे कि सिर्फ आलू की खेती करते थे। जब आलू की फसल खराब हो गई पूरे देश में, तो बहुत सारे लोग, 30-40 लाख लोग जो है पटेटो की कमी से ही मर गए। सो दैट इज व्हाट इज शोन हियर, आयरिश फमीन। आयरलैंड में फमीन आया था, यानी कि सूखा पड़ा था। चलो अब प्रिंट कल्चर की इमेजेस कर लेते हैं, फिर आते हैं हम अपनी सिविक्स की इमेजेस पे, जिसमें बहुत दिमाग लगता है। प्रिंट कल्चर की इमेज है बच्चा, पहली वाली है ये। यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है जापान की पहली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से छपी हुई किताब, और उसका नाम था डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा, डायमंड सूत्रा किस तरीके की किताब थी बच्चा, इट वॉज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। बुद्धिज्म का रिलीजियस टेक्स्ट थी, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे तो बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये भी जान लो कि ये बुद्धिस्ट लोग आए कहां से थे, चाइना से जापान गए थे, अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज भी लेके गए थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज। चलिए अब यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है बच्चा, जापान में प्रिंट जब डाइवर्सिफाई हो गया था तो लोग प्रिंट के नाम पे इमेजेस भी बनाने लग गए थे, पेंटिंग्स भी बनाने लग गए थे। तो यहाँ पे दर्शाया हुआ है बच्चा एक टी सेरेमनी, एक टी सेरेमनी दर्शाई हुई है।
एक्चुअली डेली लाइफ दिखाई है, डेली लाइफ डाइकोटमी, आप इजी शब्दों में भी लिख सकते हो, डेली लाइफ डाइकोटमी बिटवीन मेन एंड वीमेन, कि औरतों और आदमियों की जिंदगियों में उस जमाने में जापान में कितना अंतर था। आदमी देखो यहाँ खिड़की से बाहर मस्त बैठ के चाय पी रहा है, खिड़की से बाहर देखते हुए, और यहाँ औरतें जो है घर का सारा काम कर रही हैं। तो ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि जापान में एक टिपिकल डे में आदमी कितना खाली टाइम बैठे रहते थे, औरतें कितना काम करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है बच्चा, ऊपर जो इमेज है वो शो कर रही है एक ऐसे इंसान को जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया था प्रिंटिंग कल्चर को, क्योंकि उन्होंने बनाई थी दुनिया की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, और इनका नाम था जोआन गुटनबर्ग। कहाँ से बिलोंग करते थे बच्चा, ये जर्मनी को बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्या दिखाया हुआ है, नेक्स्ट बच्चा दिखाई हुई है गुटनबर्ग की मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये तो सिंपल। नेक्स्ट, ये इमेज भी पेपर में आ चुकी है एक बार। ये इमेज बनाई किसने थी, थोड़ा सा आपको दुख लगेगा लेकिन प्लीज रट्टा मार लो, जे वी श्ले नाम की व्यक्ति ने बनाई थी 1739 पे। ईयर पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम, इतने टफ सवाल कभी भी आपसे नहीं पूछता है, लेकिन जे वी श्ले जरूर पूछा जा सकता है। इस इमेज में ये जो गोला लगा हुआ है जिस इंसान के मुंह पे, उस इंसान का नाम क्या है, जोआन गुटनबर्ग। इस इमेज में क्या दर्शाया हुआ है बच्चा, इस इमेज में दर्शाया हुआ है कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में लोग प्रिंट को जो है भगवान की सबसे बड़ी इन्वेंशन मान रहे थे। गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को भगवान की सबसे बड़ी इन्वेंशन मान रहे थे। नीचे जो देख रहे हो, नीचे आपको पेंटिंग में औरतें दिख रही हैं। औरतें जो हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की दिख रही हैं। ये औरतें जो है बहुत खुश दिख रही हैं आपको। साथ में गुटनबर्ग भी दिख रहे हैं, गुटनबर्ग एक पेंटिंग बने हुए बैठे हैं। ऊपर आपको भगवान जी दिख रहे हैं, भगवान जी के साथ गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है, और साथ में आपको एंजल्स भी दिख रहे हैं हेवंस में, है ना। तो भगवान जी और हेवन यानी कि गॉड और गॉडेसेस आपको दिख रहे हैं हेवन में, और उनके साथ उनको प्रिंटिंग प्रेस के साथ दिखाया है। तो बेसिकली ये इमेज ये शो करती है कि उस जमाने में 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस को कैसे भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा अल्टीमेट गिफ्ट माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग प्रिंट कल्चर की है जो पेपर में पूछी जा चुकी है सैंपल पेपर में सीबीएसई द्वारा। एंड दिस पेंटिंग इज मेड बाय राजा रवि वर्मा। सिंपल ये पूछा गया था कि पेंटिंग किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा जी ने बनाई है, जो हमारे भारत के बहुत एमिनेंट पेंटर हुए हैं, और हमारा सौभाग्य रहा है उन्हें हमारे देशवासी होने का। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या शो किया हुआ है, यहां पे शो किया इस पेंटिंग का टाइटल है एन इंडियन कपल। कुछ लोगों को प्रिंटिंग पसंद आती थी बच्चा, कुछ लोगों को प्रिंटिंग पसंद नहीं आती थी। कुछ लोगों को लगता था प्रिंटिंग से दुनिया बदलेगी, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि प्रिंटिंग की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। तो इस पेंटिंग में दिखाया है कि कैसे प्रिंटिंग की वजह से जिसने ये पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग भी नहीं है ये, वुड को काव कर करके इलस्ट्रेशन बनाई है। जिस भी आर्टिस्ट ने इलस्ट्रेशन बनाई है उसके दिमाग में ये चल रहा था कि भैया प्रिंटिंग की वजह से दुनिया के जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स, औरतों का जो काम होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में और आदमियों का जो काम होता है, कहीं वो इंटरचेंज ना हो जाए। यहाँ पे औरतों को हुक्का पीते हुए दिखाया है, जो कि उस जमाने में सिर्फ मेन किया करते थे, और यहाँ पे आदमियों को वीणा बजाते हुए दिखाया है, सितार बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया है, जो कि उस जमाने में ओनली औरतें किया करती थी। ओनली तो नहीं, मोस्टली औरतें किया करती थी। तो यहाँ पे दिखाया है कि प्रिंटिंग की वजह से इस इलस्ट्रेटर के दिमाग में, इस आर्टिस्ट के दिमाग में काफी एंजाइटी है, ताकि कहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है बिल्कुल चकनाचूर ना हो जाए प्रिंट कल्चर की वजह से। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। द क्वेश्चन इज हु इज शोन इन द इमेज सर्कल। फोटो में जो इमेज सर्कल की हुई है उसमें कौन दिखाए हुए हैं, इमेज में दिखाए हुए हैं जोआन गुटनबर्ग। अभी पीछे मैंने कराया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रिंट कल्चर की है बच्चा। इसमें भी दिखाया हुआ है कि कैसे सोसाइटी में प्रिंट कल्चर से लोग बहुत दुखी भी थे। यहाँ पे दिखाया घोर कली मतलब घोर कलयुग, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें दिखाया कि प्रिंट कल्चर से औरतें अगर ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो कहीं वो आदमियों के सर पे चढ़ के ना बैठ जाएं। लिटरली यही कुछ दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वाइफ है, इस इंसान की जो वाइफ है वो उसके कंधे पे बैठी हुई है, और यहाँ दिखाया है कि हियर द हस्बैंड से टोटली डोमिनेटेड। वाइफ जो है हस्बैंड को डोमिनेट कर रही है क्योंकि वो उसके कंधे पे बैठी हुई है, और उसी की वजह से वो जो हस्बैंड है अपनी माँ को बहुत गलत ट्रीट कर रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है कि गले में फंदा जो बांधा हुआ है वो उसकी माँ है, क्योंकि उसके हाथ में छड़ी है। तो वो एक ओल्ड लेडी दिखाई है, यंग लेडी दिखाई है, जो तोता पकड़ के बैठी हुई है उस आदमी के कंधे पे। तो ऐसा दिखाया है कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख ली तो कहीं फैमिलियां जो हैं बर्बाद ना हो जाए। नेक्स्ट, एक सेकेंड फिर से देख लेंगे कि
रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ जी, इस इमेज में क्या दिखाया? इस इमेज में एक यूरोपियन कपल दिखाया बच्चा, इंडियन कपल नहीं दिखाया, यूरोपियन कपल दिखाया। आपको इनके कपड़ों से ही पता चल रहा होगा। अगेन वुडकट इमेज है। यहाँ पे दिखाया है कि मेम साहिब बैठी हुई हैं और भाई साहब बैठे हुए हैं, साहिब बैठे हुए हैं, मेम साहिब बैठे हुई हैं। उनके आसपास जो है लिकर बॉटल है, लिकर बॉटल का मतलब शराब की बॉटल है उनके आसपास। पीछे जो एक आदमी जो है वायलिन बजा रहा है, जो मेम साहिब हैं वो वायलिन बजा रही हैं और दोनों बैठ के क्या है, लिकर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये शो किया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पावर शेयरिंग की पिक्चर पे आ रहे हैं। अब सिविक्स पे आ रहे हैं। ध्यान से सुनना है हमें, क्योंकि सिविक्स की इमेज पेपर में आएगी ही आएगी। 100% एक ना एक कार्टून आएगा ही आएगा। तो चलिए पावर शेयरिंग पे चलते हैं। पावर शेयरिंग की पहली इमेज है ये वाली बच्चा, जर्मन इंजीनियरिंग दिखाई है। तो बेसिकली जर्मनी में एक टाइम था जहां पे कोलिजन सरकार बनती थी, गठबंधन की सरकार बनती थी। गठबंधन की सरकार में प्रॉब्लम क्या आती थी? जैसे मान लो गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप राइट की तरफ गाड़ी लेके जा रहे हो, आपका दोस्त लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, गाड़ी वहीं के वहीं रुकी रहेगी, राइट। तो उसी तरीके से गठबंधन सरकार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसीलिए डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोल रही होती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोल रही होती है, और क्योंकि गठबंधन होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसमें दिखाया है डिफिकल्टी इन रनिंग कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट को चलाना कितना मुश्किल है वो दर्शाया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट फोटो में दिखाए हुए हैं आपको जॉर्ज बुश और साथ में दिखाए हुए हैं पुतिन। पुतिन जो है किसके लीडर थे? आपके रशिया के लीडर थे। और बुश जो थे किसके लीडर थे? अमेरिका के लीडर थे। और यहाँ पे एक घोड़ा दिखाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बुश को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है डेमोक्रेसी वाले घोड़े को संभालने में, और पुतिन को भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है डेमोक्रेसी वाले घोड़े को संभालने में। और घोड़ा जो है उसके पसीने छूट रहे हैं। वी गटा कीप द रेन टाइट। और लादिमार बोल रहे हैं, लादीवार को बोला जा रहा है, मतलब पुतिन को बुश बोल रहे हैं कि यार ढंग से पकड़ के चलाओ घोड़ा, वरना घोड़ा हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। 2005 में ये फोटो बनाई गई थी जब रशिया में नए लॉज बने थे, और नए लॉज ने वहां के प्रेसिडेंट को यानी कि पुतिन को और ज्यादा पावर दे दी थी, और लोग बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि रशिया की डेमोक्रेसी पे आंच आने लगी है, रशिया की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट जब चाहे अपनी पावर बढ़ाने लगा है। तो वही दर्शाया हुआ है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, वो भी डेमोक्रेसी को जेब में लेके घूम रहे होते हैं। तो रेनिंग द रीन्स इसका टाइटल है। सो यू can say that here a conflicting relationship is shown between democracy and concentration of power. डेमोक्रेसी कहती है पावर को बांटो, लेकिन यहां पे क्या होता है, कभी कभी बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी में लोग जो है पावर अपने हाथ में हथिया लेते हैं। नेक्स्ट फेडरलिज्म की फोटोज करते हैं हम। फेडरलिज्म का पहला कार्टून है बच्चा ये वाला, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये फोटो दर्शा रहा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को। तो 1990 से पहले क्या होता था, एक ही पार्टी जीतती थी, सेंटर में भी वही जीतती थी, स्टेट में भी वही जीतती थी। अगर स्टेट में वो नहीं जीतती थी तो वो स्टेट में इलेक्शन दोबारा से करा देती थी। ठीक है। तो तब क्या होता था कि स्टेट पार्टीज को ना उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। स्टेट पार्टीज के पास जो पावर वैसे ही होनी चाहिए, वो पावर उन्हें सेंटर से भीख मांगनी पड़ती थी। तो यहां पर क्या दिखाया है, स्टेट पार्टीज प्लीडिंग का मतलब भीख मांगना, प्लीडिंग या फिर बेगिंग फॉर पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट पार्टीज भी नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट प्लीडिंग पावर और बेगिंग फॉर पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर इसमें आप ये बोल सकते हो सिंपली कि लैक ऑफ फेडरलिज्म दिखाया है इंडिया में 1990 से पहले। ठीक है। नेक्स्ट इमेज में फिर से कोलिजन गवर्नमेंट की थोड़ी सी थू की गई है। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, हमें देखने में लगता है गठबंधन की सरकार चला लेंगे लोग, लेकिन गठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे ये कार्टून रिलीज हुआ था। यहाँ पे आप देखो पीछे आग का एक गॉबलेट है जिसे बोला जाता है प्याला, इस प्याले पे लिखा हुआ है कोलिजन गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। गद्दी पे बैठे हुए हैं बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी। कैसे पता चल रहा है बीजेपी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कमल का फूल है जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। गद्दी पे लगे हुए हैं बॉम्ब, गद्दी बनी हुई है बॉम्ब से, और बॉम्ब में लगी हुई है अलग अलग पार्टी। यहाँ पे कोई अलग पार्टी है, यहाँ पे कोई अलग पार्टी है, यहाँ पे कोई अलग पार्टी है, राइट। तो ये दर्शा रहा है कि जिस गद्दी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं वो गद्दी ही बॉम्ब से बनी है, कभी भी फट सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोलिजन गवर्नमेंट को चलाना कोई आसान बात नहीं है।
यहां पे भी यही दिखाया, पेरिल्स ऑफ रनिंग कोलिजन गवर्नमेंट। राइट, नेक्स्ट, अब ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अभी पीछे बताया था मैंने, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं ऑलरेडी सेशन में बता चुकी हूँ, अपने शब्दों में बताना, आपके शब्दों में मैं सुनना चाहती हूँ कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, इसका भी बता देना, अभी थोड़ी देर पहले बताया है लेकिन ये होमवर्क दे रही हूँ मैं, प्लीज अपने शब्दों में मुझे बताना कि पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की इमेजेस देख लेते हैं। ये चैप्टर नया नया हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, 2-3 साल तक नहीं आ रहा था, तो इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन पिछले 2-3 साल में नहीं आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इस पोस्टर में औरत की किस एट्रीब्यूट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि औरत जो है यहाँ पे थोड़ी सी थकी हुई दिख रही है, लेकिन वो थकी हुई नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे वो डट के खड़ी हुई है, बंगाली में कुछ कुछ लिखा है, बंगाली पोस्टर है, और उसके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं, उसके जो हाथ हैं वो पत्थर से बंधे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी डट के खड़ी हुई है। तो इसमें औरत को बहुत ब्रेव दिखाया है बच्चा, उसकी स्ट्रेंथ दिखाई है कि औरतों में कितनी स्ट्रेंथ होती है। सोसाइटी उन्हें बहुत पीछे खुद खींचने की कोशिश करती है, फिर भी वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दिखाया परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन। सोसाइटी में क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हम औरतों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहते हैं, राइट। हम टीवी के माध्यम से बात करें, अगर टीवी के नजरिए से बात करें तो हमारे लिए आइडियल औरत वो होती है जो सारा दिन टीवी देखे, है ना। तो बिजनेस प्रोड्यूसर्स के लिए जो लोग सोप बनाते हैं, डेली सोप्स बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, एकता कपूर जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेली सोप्स वाले मेकर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार औरतें अगर टीवी से चिपकी रहे तो हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड फैशन इंडस्ट्री औरतों को बोलती है कि तुम पतली रहो, सुंदर रहो, सब कुछ तुम्हारा अच्छा दिखे, राइट। सोसाइटी बोलती है कि औरतों को सारा घर का काम आना चाहिए, उन्हें एक परफेक्ट हाउसवाइफ होना चाहिए। साथ में जो ससुराल वाले होते हैं कि वो बोलते हैं कि अच्छी लड़की तो वही होती है, अच्छी बहू तो वही होती है जो खूब सारा दहेज लेके आए। साथ में अच्छा एम्प्लॉय उसी को माना जाता है जो औरतें बिल्कुल घर में शो पीस की तरह रहती हैं, उसी तरीके से वो ऑफिस में शो पीस की तरह रहें, ठीक है। बिल्कुल कोई अपना मुंह ना खोले, अपने कोई ओपिनियन व्यक्त ना करे, अपने काम से काम रखें और बिल्कुल शो पीस की तरह रहें, सबसे अच्छा हंस खुल के बात करें, ठीक है। तो औरतों से इतनी सारी जो एक्सपेक्टेशन लगाई रहती है, आइडियल वुमन के जो परसेप्शन है सोसाइटी में, उन स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दर्शाया बच्चा, यहाँ पे ये बताया कि साउथ एशिया में औरतों के खिलाफ बहुत वायलेंस होता है। जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे औरतों के खिलाफ थोड़ा कम वायलेंस होता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, डेवलपिंग नेशंस में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। और मोस्टली वायलेंस जो है घरों के अंदर होता है, घर के अंदर लोगों के साथ, औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है लैक ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन। टाइटल बता देती हूँ क्योंकि इमेज आ सकती है, लैक ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो हमारे देश में क्या है बच्चा, हमारे देश में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायती राज है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, वहां पे हमने औरतों को 1/3 वो दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है। बाकी पार्लियामेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में औरतों को हमने कोई रिजर्वेशन नहीं दे रखा। उसी की वजह से आज तक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ औरतें जो पार्लियामेंट में आई हैं, जो कि एक्चुअली 50-50 होना चाहिए, 50% औरतें 50% आदमी, वो रहा है 14%। अभी का जो करंट चल रहा है वो है 14%। तो सिर्फ 14% औरतें हमें जो है पार्लियामेंट में देखने को मिलती हैं। उसी के ऊपर ये एक व्यंग्यात्मक, एक आयरॉनिक सा कार्टून बनाया है जिसमें दिख रहा है कि एक औरत जो है विमेन रिजर्वेशन बिल का प्ले कार्ड लेके पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितने आदमी मिनिस्टर्स हैं उन सब ने जो है दरवाजा रोका हुआ है, और ऊपर से आदमी जो है उन्हें उल्लू बना रहे हैं औरतों को, और बोल रहे हैं कि कोई नहीं, तुम रहने दो, तुम मत आओ, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो मतलब आदमी जो है औरतों को पार्लियामेंट में देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये दर्शाया है। नेक्स्ट, यहाँ पे दर्शाया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बच्चा, वो बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स को वोट बैंक की तरह देखते हैं। वो कास्ट के नाम पे वोट मांगते हैं, सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज करके वोट मांगते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि अगर एक कास्ट उनके जेब में आ गई तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोट्स तो उनके जेब में आ गए। तो यहाँ दिखाया है कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, और you can simply write that some political leaders or political parties think of caste groups as vote banks, ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये इमेज ऐसी है कि मैं अगर इस पर ज़्यादा देखूं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है एंड दिस कॉज इज रियली 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 क्लोज टू मी। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस पर विश्वास ना करें, लेकिन एनसीईआरटी में ये पिक्चर छपी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पिक्चर ये दर्शा रही है कि हमारी सोसाइटी में आज भी कास्ट का बहुत ऊंच नीच का भेदभाव है। और आज भी जो ऐसे काम होते हैं, सीवेज में जाना, ड्रेनेज क्लीन करना, है ना, ये जो क्लीनिंग के काम होते हैं वो पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स को ही हम लोग देते हैं। तो एक तरीके से जैसे अफ्रीका में अपार्थीड चलता था, यानी कि कलर्ड लोगों को हम जो है गंदा काम प्रोवाइड करते थे और सारी वाइट कलर्ड जॉब जो है वहाँ पे वाइट लोगों को दी जाती थी, उसी तरीके से इंडिया में आज भी जितना मर्जी हम बोल लें कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर सूएज साफ करने वाले या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में काम करने वाले लोग कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि लोअर कास्ट लोगों के प्रति आज भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट, सो द क्वेश्चन हियर इज, कौन सी इनइक्वालिटी इस इमेज में दर्शाई हुई है? किस तरीके की इनइक्वालिटी इस इमेज में दर्शाई हुई है बच्चा? औरतों के खिलाफ इनइक्वालिटी हो रही है, तो दिस विल बी जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी बोलो, जेंडर इनइक्वालिटी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इस इमेज में औरत की किस फीचर को दर्शाया हुआ है? उनकी ब्रेवरी को, बहादुरी को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेस को, या फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को? तो द राइट आंसर हियर इज बच्चा, थिंक अबाउट इट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ को दर्शाया हुआ है, स्ट्रेंथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज की इमेजेस कर लेते हैं। पहली इमेज है ये वाली बच्चा। पहली इमेज में आप देख रहे हो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे लोग जो है लीडर्स हैं, ठीक है, ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे लीडर्स हैं। कोई जो है यहाँ पे देखो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है इनके आसपास। मैं आपको दर्शाती हूँ कि कार्टून में क्या बना है। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, कोई जो है यहाँ पे टोपी पहन के किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कोई जो यहाँ पे है मतलब उस जमाने के ना फेमस लीडर्स को दर्शाया हुआ है। कार्टून बनाने वाले भी जो होते हैं ना वो बहुत ही ब्रेव होते हैं, कुछ भी बनाते हैं, डर नहीं लगता उन्हें। तो यहाँ पे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे बेसिकली लीडर्स बनाए हुए हैं जो अलग अलग चीज़ों पे वोट मांग रहे हैं। नीचे जो है आम जनता बनाई हुई है, आम जनता के हाथ में न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है द नेशन इज इन पेरिल, यानी कि देश जो है खतरे में है। और औरत बोल रही है इस आदमी से कि वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट द टाइम ऑफ दिस, कि जब हमारा देश खतरे में है तो हमारे सारे लीडर्स कहाँ गए। और पीछे दर्शाया हुआ है कि लीडर्स जो है यहाँ पे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे और इसके नाम पे उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जिस काम में उनकी जरूरत है वो काम वो नहीं कर रहे हैं। तो हियर व्हाट इज शोन, हियर इट इज शोन दैट लैक ऑफ मोरालिटी among political leaders। अब कुछ बच्चे होंगे जो रट्टू तोते होंगे ना, बिल्कुल रट्टू तोते, जिनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब तक नहीं पता। अब वो बोलेंगे मैम आप तो बोल रहे हो इस पिक्चर में शो किया है लैक ऑफ मोरालिटी अमंग पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन हमारे पेपर में जब उसमें वो आए थे ना ऑप्शंस आए थे मैम, उसमें ये ऑप्शन था ही नहीं। भैया मैं नहीं बनाती सीबीएसई का पेपर, कोई टीचर तुम्हें नहीं बता सकती कि उसमें ऑप्शंस क्या आएंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इमेज क्या शो करती है। मैं जो तुम्हें बता रही हूँ अगर तुमने उसका मतलब समझ लिया तो गारंटीड जो तुम्हारे सामने वहां पे ऑप्शंस आएंगे उसमें से तुम्हें पता होगा कि सही ऑप्शन क्या है। एग्जैक्ट मेरे दिमाग में जो वर्ड्स गूंज रहे हैं वो दिमाग में सीबीएसई के भी दिमाग में वही वर्ड्स गूंजे, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। मतलब समझना है तुम्हें, मतलब जैसे इंग्लिश के पेपर में जब तुम लिटरेचर सेक्शन लिख रहे होते हो सबके आंसर्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या समझ आया इस पिक्चर से, उसमें सबके आंसर्स के जो शब्द हैं वो डिफरेंस होते हैं लेकिन मीनिंग जो है वो सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस फोटो में क्या शो किया हुआ है? इस फोटो में शो किया है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन शो किया बच्चा? इसमें शो किया है, ये वाली इमेज शो कर रही है जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग सोशल कॉज। कोई अगर देश में आंदोलन हो रहा है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज कर लेती हैं, और यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वही शो किया है कि आंदोलन वगैरह बहुत होते हैं। या फिर शो किया है ये वाली इमेज में, सेकंड वाली इमेज में शो किया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं आम जनता और गवर्नमेंट की मशीनरी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये बुढ़ी आंटी को बता रहे हैं कि भैया आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए। इमेज देख के यही समझ आ रहा है। तो दे आर एक्टिंग एज अ मैसेंजर और एज अ ब्रिज बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट मशीनरी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दर्शाई गई है। अच्छा, इस कार्टून में क्या दर्शाया हुआ है भैया? क्रंचिंग द नंबर्स। पहला आदमी है जिसके पैसे उड़ रहे हैं, वो बोल रहा है 27% ऑफ द कैनेडियंस थिंक दैट द लिबरल शुड बी इन पावर।
35% think that the conservative deserve a chance. 98% of the Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of 82 Yugo going over Niagara Falls. ओहो, मैंने तो इमेज पहली बार पढ़ी है. इस इमेज में शो किया है लैक ऑफ ट्रस्ट among people or Canadians, to be honest, among people on democracy, कि लोगों को डेमोक्रेसी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. 27% कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लिबरल पार्टी को जीतना चाहिए, 35% कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव लोगों को जीतना चाहिए, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 98% बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को एक गाड़ी में बंद करो और कनाडा का जो बड़ा सा नाइग्रा फॉल्स है उस पर से धक्का दे दो, क्योंकि ये सारे के सारे किसी काम के नहीं है. तो डेफिनेटली उन्हें अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे, डेमोक्रेसी पे मैं नहीं बोलूंगी, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, lack of trust among people on political leaders. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कौन शो कर रखा है भैया? इटालियन प्राइम मिनिस्टर शो कर रखे हुए हैं. इटालियन प्राइम मिनिस्टर यहां पे जेब में लेके घूम रहे हैं मीडिया को. तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी करप्ट हो सकती हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी में क्यों ना हो. और वही दर्शाया हुआ है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के राज में एक कार्टूनिस्ट ने ये इमेज बनाई थी जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि बर्लुस्कोनी जो उस जमाने में वो थे, आपके मिनिस्टर थे इटली के, वो जो है मीडिया को कंट्रोल करके रखते थे अपने पैसे की पावर से, क्योंकि एक बहुत बड़े वो कॉर्पोरेट इंसान भी थे, बहुत पैसे वाले इंसान थे, तो वो मीडिया को जेब में रखते थे. तो हियर व्हाट इज शोन, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी शो किया हुआ है. यहाँ पे शो किया है मनी मसल पावर पढ़ा है ना आपने एज अ चैलेंज, यहाँ पे मनी पावर, या फिर यहां पे शो किया है लैक ऑफ ट्रू जर्नलिज्म, ट्रू मीडिया ड्यू टू मनी पावर. ठीक है, क्योंकि पैसा देके मीडिया को खरीद लिया जाता है कई बार डेमोक्रेसी में, तो मीडिया वही बोलती है जो आप बुलवाना चाहते हो. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दर्शाया, ये इमेज भी आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में एक बार. इस इमेज में दिखाया हुआ है एक बड़ा सा मोटू सा पिक दिखाया हुआ है. मोटू से पिक के पीछे हमने अमेरिका का पार्लियामेंट देखा है. अमेरिका के पार्लियामेंट में झंडा लगा हुआ है कॉर्पोरेट अमेरिका, जहां पे अमेरिका का झंडा होना चाहिए वहां पे कॉर्पोरेट अमेरिका लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है वन पार्टी सिस्टम. क्या अमेरिका वन पार्टी सिस्टम है? नहीं, अमेरिका बाई पार्टी सिस्टम है. लेकिन यहाँ पे आयरॉनिक इमेज बनाई हुई है, व्यंग्यात्मक सरकास्टिक इमेज बनाई हुई है, कार्टून बनाया हुआ है जिसमें ये दर्शाया है कि जो मर्जी अमेरिका में राज कर ले, चलता तो अमेरिका में पैसे का ही बात है. मतलब कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं वो सब लोग किसकी बात सुनते हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट की लोगों की बात सुनते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका को एज अ पिग दर्शाया हुआ है, उसकी एक जेब में सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी जेब में जो है फॉक्स के फ्रेंड है, तीसरी जेब में जो है हाउस के मिनिस्टर्स हैं, चौथी जेब में जो है सीनेट्स बैठे हुए हैं, और दिखाया है कि पीछे जो झंडा लगा है वो लगा है कॉर्पोरेट अमेरिका का. सो दिस कार्टून वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन यूएसए. द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट. द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल मेजर इंस्टीट्यूशन. तो इसमें क्या दिखाया हुआ है? मनी एंड मसल पावर में से मनी पावर दिखाया हुआ है. कॉर्पोरेट की मनी पावर डेमोक्रेसी को कैसे खोखला कर देती है, दैट इज शोन हियर. नेक्स्ट इमेज में दिखाया हुआ है यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. तो हमारे इंडिया में क्या होता है, जब आप इलेक्शन में लड़ने जाते हो तो आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, जहां पे आपको अपनी संपत्ति वगैरह के बारे में एक डिक्लेरेशन देना होता है कि भाई मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है, मेरे नाम पे कोर्ट को देना होता है. कोर्ट को देना होता है नहीं, इलेक्शन कमीशन को देना होता है. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जो इंसान बैठा है वो इस औरत को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, तो तुम क्या इलेक्शन लड़ने आई हो. तो हियर द इमेज इज शोइंग that there are some political leaders that are very very rich and that only want to get into politics to become richer, और अमीर बनने के लिए जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में. चलो एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, ये छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. कौन सी कंट्री इस इमेज में रिप्रेजेंट हुई है? इटली, स्पेन, फ्रांस या ब्रिटेन? रिकॉर्ड हो रहा है ना बहुत डर लगता है. हाँ, कौन सी कंट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है बच्चा? यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है इटली, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की इमेजेस कर लेते हैं. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की पहली इमेज जो ऑलरेडी कई बार पेपर में आ चुकी है, इसका शीर्षक है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस इन आवर डेमोक्रेसी.
क्योंकि यहाँ पे एक अंकल हैं जिन्हें लीडर दिखाया है देश का, वो एक पत्थर पे बैठे हैं जैसे डेमोक्रेसी दिखाया है, और अंकल के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे पत्थर मार रहे हैं, बोल रहे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो इसमें ये दर्शाया है क्योंकि डेमोक्रेसी में हम सबकी बातों को इज्जत देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, और डेमोक्रेसी को चलाना आसान बात नहीं है। डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। दूसरा, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा मात खाते हैं, बच्चों को लगता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो की हुई है डेमोक्रेसी में, नहीं, यहाँ पे शो किया है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। क्यों लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी शो किया हुआ है बच्चा? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे जो है आम सिटीजन है, आम सिटीजन जब टेलीस्कोप से दूसरी साइड देखना चाह रहे हैं तो वो नहीं देख सकते। टेलीस्कोप से आप सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हो, दूसरी साइड से इस साइड थोड़ी देख सकते हो, है ना। तो आम जनता नहीं देख पा रही कि गवर्नमेंट क्या गप्पले कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, क्योंकि इसके बैग पे लिखा है गवर्नमेंट, ये देख पा रही है कि आम लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट की सीक्रेसी यहाँ पे दर्शाई हुई है कि गवर्नमेंट कितनी सीक्रेट होती है, गवर्नमेंट के पास क्या चल रहा है हम नहीं देख पा रहे, गवर्नमेंट क्या काम कैसे कर रही है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता है। हम व्हाट यू नो अबाउट इट, हमें गवर्नमेंट के बारे में बहुत कम पता है और उन्हें हमारे बारे में ज्यादा पता है। नेक्स्ट, एक और अच्छी सी इमेज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में बड़ी प्यारे प्यारे कार्टून्स हैं। अच्छा, इसमें क्या दिखाया है? इसमें दिखाया है इनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है ना शायद, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of economic growth in a democracy। जब एक डेमोक्रेसी में जीडीपी बढ़ता है या देश में ज़्यादा पैसा आता है, तो डेफिनेटली आता है, जैसे इंडिया का जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, बाकी डेमोक्रेसी का भी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो पैसा गरीबों तक पहुंचता है? होता यूजुअली क्या है कि जो देश में ज़्यादा पैसा आता है वो अमीरों पर लगता रहता है। जैसे इस अंकल के बाइसेप्स जो है, डोले जो है और मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इनका जो बीच वाला पोर्शन है, जो इनका ये टॉर्सो वाला पोर्शन है, कमर वाला पोर्शन है, जो मिडिल क्लास जनता को दर्शाया हुआ है, मिडिल क्लास जनता भी थोड़ी मोटी हुई है लेकिन बहुत मोटी नहीं हुई, लेकिन इन अंकल के जो पैर हैं वो गरीबी को दर्शा रहे हैं, और इनके देखो पैर कितने सीखड़िया पैर है, बिल्कुल पतले पतले पैर हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जब कंट्री अमीर बनती है तो उसका ज़्यादातर पैसा जो है गरीबों के पास नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ अमीरों के पास जाता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि कंट्री में पैसा आया तो सब में बटा और अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव मिट गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि गैप जो है रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, एक और अच्छा कार्टून, इस कार्टून में क्या दर्शाया है मेरे बच्चों? इस कार्टून में दर्शाया है अगेन इनइक्वालिटी इन दुनिया का पैसा, वर्ल्ड्स वेल्थ। दुनिया का पैसा क्या है? दुनिया में बहुत पैसा है बच्चा, दुनिया में इतना पैसा है कि आज से 100 साल बाद भी कोई गरीब ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारा पैसा अमीरों की जेब में पड़ा हुआ है, लोगों में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो वही दर्शाया है यहाँ पे कि दुनिया के जो 2% लोग जो बहुत अल्ट्रा अमीर लोगों में आते हैं, जैसे कि एलन मस्क, वॉरेन बुफे, मार्क ज़करबर्ग, मुकेश अंबानी, ये सारे जो बहुत अमीर लोग हैं, इनके पास बड़ा सा पिज्जा है खाने के लिए। बड़ा सा पिज्जा मतलब दुनिया का सारा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, 2% लोग इतना सारा पिज्जा खा रहे हैं, यानी कि 2% लोग इतनी सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट किए हुए बैठे। ऑन दी अदर हैंड जो 50% दुनिया है जो बहुत ही गरीब है, जिसके फटे हाल हैं, उसके पास एक स्लाइस पिज्जा आ रहा है। मतलब कि 50% लोग थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, यानी कि 50% लोगों के पास बहुत कम पैसा है, 2% लोगों के पास इतना सारा पैसा है। तो दुनिया में जो पैसा है उसकी जो डिवीजन है वो बहुत ही अनइक्वल तरीके से हो रखी है। दिस इज व्हाट इज शोन। नेक्स्ट इमेज, इस फोटो का टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सुलझे बच्चा, कभी कभी सोशल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा उलझ भी जाते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में सबको आज़ादी देते हैं बोलने की। तो कभी कभी लोग इतना फालतू बोल रहे होते हैं कि लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े ज़्यादा होते हैं, जो यहाँ पे दर्शाया है। लोग ज़्यादा जानी दुश्मन बन जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जानी दुश्मन भी आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो देयर आर सम टाइम्स इन डेमोक्रेसी वेयर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स गेट फ्लूइड अप, एंड देयर आर सम टाइम्स इन डेमोक्रेसी जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स दिखाए हैं डेमोक्रेसी के इन अ सोसाइटी।
अब यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत अच्छी सी बात है। यहाँ पे जो औरत बनाई है उनके हाथ में रोजा पार्क्स लिखा है बच्चा। रोजा पार्क दुनिया की एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो दुनिया में आया था, फेमिनिज्म आपका वेव्स में आया था, आपके सिलेबस में नहीं है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट जो रोजा पार्क्स है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, उन्होंने फेमिनिज्म के लिए बहुत कुछ किया था। तो यहाँ पे दिखाया है कि एक गद्दी लगी है, एक सीट लगी है जिसपे लिखा है मॉरल करेज। तो इतनी हिम्मत करके वहां पे एक औरत बैठी है, उस गद्दी पे बैठी है, और उस गद्दी पे फिर भी एक छोटा सा इंसान जो आज का लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है, वो चिल्ला रहा है कि अरे वो मेरी गद्दी है, वहां से हटो, है ना। तो यहाँ पे दर्शाया कि डेमोक्रेसी के नाम पे हम ये तो बोलते हैं कि औरतों को हमने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, बट एक्चुअली में जो लीडर्स भी हैं दुनिया के वो भी आदमी ही हैं, और उन आदमियों को ही जब औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, औरतों के खिलाफ गलत होना, उनकी डिसरिस्पेक्ट होना बंद कभी नहीं होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दिखाया है, this shows state of democracy in South Asia। अच्छा, अगर इस इमेज के बेसिस में मैं पूछूं कि कौन सी कंट्री के लोगों को उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी पे ज्यादा विश्वास है, सबसे ज्यादा विश्वास है, तो मैं इस इमेज को देख के तुरंत बोलोगे नेपाल में लोगों को डेमोक्रेसी पे सबसे ज्यादा विश्वास है। मैं बोलूं इस इमेज के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री के लोगों को डेमोक्रेसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम तुरंत बोलोगे पाकिस्तान के लोगों को डेमोक्रेसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इंडिया कौन से नंबर पे स्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो पहले नंबर पे है तुम्हारा ये नेपाल, दूसरे नंबर पे है बच्चा इंडिया, तो सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं हम इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस डेटा पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट फतेहाल वाली इमेज दिखाई हुई है, यहां पे ये दिखाया हुआ है कि गरीब लोगों को वोट बैंक समझ के भी उनका भला नहीं किया जाता है। पुअर पीपल डू नॉट हैव अ वॉइस। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, गरीबों की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते ना बच्चा, उनके पास पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते तो पावर नहीं होती, तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते हो, राइट। अब कैसे पता चल रहा है ये इंसान गरीब है? क्योंकि इनके कपड़े जो है बहुत फटे हुए दिखाए हुए हैं। कैसे पता चल रहा है कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही है? क्योंकि उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। ठीक है जी, चलिए सो एक क्वेश्चन और करते हैं। व्हाट डज द इमेज रिप्रेजेंट? लैक ऑफ फ्रीडम, या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, या लेजिटिमेसी इन आवर डेमोक्रेसी? थिंक अबाउट इट, आई जस्ट टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स बैक। वेरी नाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट की सीक्रेसी बोलो। दूसरा टाइटल जो इसमें अप्रोप्रिएट है वो है गवर्नमेंट सीक्रेसी, गवर्नमेंट सीक्रेसी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज। व्हाट इमेज, व्हाट डज द इमेज रिप्रेजेंट? इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अभी मैंने पीछे बताया था, ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ आपको, अपने शब्दों में बताना है मुझे इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए मैंने। सो थैंक यू सो मच। रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई होप मेरी आंखों में नींद तुम्हें दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा उल्टा सीधा बीच बीच में ज़बान मेरी लड़खड़ा रही थी तो दैट इज़ बिकॉज कि मैं बहुत नींद में हूँ, बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार शुभम सोने से पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक बार कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच एंड या कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड आई एम श्योर आपका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।